हेलो फ्रेंड्स, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं तथा ये फुल कोर्स की सीरीज़ चल रही है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य समाजवाद विश्वास करता है। आपको बताना है कि जो राज्य समाजवाद है वो किस पे विश्वास करता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है राज्यविहीन समाज में, बी जनतंत्र में, ऑप्शन सी क्रांति में, डी विधिविहीन राज्य में। तो किस में विश्वास करता है राज्य समाजवाद? किस में? राज्यविहीन समाज में विश्वास करता है। जो राज्य समाजवाद है ये एक ऐसी स्थिति प्राप्त करना चाहता है जहां समाज स्वयं ही इतना सक्षम हो जाए कि उसे राज्य की ज़रूरत ही न रह जाए। समाजवादी क्रांति के बाद राज्य समाज में सर्वहारा वर्ग के हित में कार्य करेगा। उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होगा। उत्पादन में सहयोग के आधार पर राज्य संस्थाओं का वितरण उनके बीच करेगा। जो राज्य के संसाधन होंगे, जितने भी संसाधन होंगे उनको नागरिकों के बीच में राज्य उसको वितरित करेगा। जब संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे तथा समाज में वर्ग भेद भी समाप्त हो जाएगा, जो क्लास सिस्टम है वो भी समाप्त हो जाएगा, तो क्या होगा? तब राज्य की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी और राज्य जो है राज्यविहीन समाज स्थापित हो जाएगा। ऐसा मानना है जो राज्य समाजवाद है, इसका ऐसा विश्वास है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य समाजवाद राज्यविहीन जो है समाज में विश्वास करता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जो ये टर्म है राज्य समाजवाद, ये नया टर्म है। इसमें क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जो है मैंने इसको डाला है कि राज्य समाजवाद के लिए ही मैंने इसको डाला। अदरवाइज इसको ज़्यादातर पूछते हैं कि मार्क्स का समाज ने जो मार्क्सवाद है वो कैसे समाज की परिकल्पना करता है या मार्क्स का समाज कैसा है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। लेकिन ये नया टर्म है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। क्वेश्चन बहुत इजी है और लेकिन आंसर वही होगा, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा है तो इसलिए मैंने डाल दिया। आप लोग इसको ध्यान में रख लें कि राज्य समाजवाद अगर आता है तो मार्क्सवाद की जो परिकल्पना है वही राज्य समाजवाद, उसी पर विश्वास करता है। तो राज्य समाजवाद जो ये टर्म है इसको आप ध्यान में रख लें। बाकी सारी डिफिनीशन जो इसका जो है वो मार्क्स के समाजवाद जैसी ही है। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत के उद्भव के लिए निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए है अमूल परिवर्तनवादी, बी व्यवसायिक सिद्धांत, और सी है अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव, और डी है निर्जात विषयक सिद्धांत। आपको बताना है कि अंबेडकर ने अपनी बुक द अनटचेबल में अछूत के उद्भव के लिए निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो अंबेडकर जो थे ये क्या थे कि एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी थे कि बौद्ध जो पुनरुत्थान ये चाहते थे, और साथ साथ ही क्या थे, जो संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे। संविधान सभा में सभी को पता है कि ये मुख्य वास्तुकार इनको कहा गया है। तो ये उन्होंने संविधान में बहुत अपना बड़ा योगदान दिया है। और अंबेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुवर्ण प्रणाली, जो 4 प्रणालियां हैं, 4 हमारे यहाँ के जो वर्ण व्यवस्था है, तो चतुवर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में व्याप्त क्या है जाति व्यवस्था, जो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था व्याप्त थी उसके विरुद्ध में जो है संघर्ष करते अपना सारा जीवन इन्होंने बिता दिया। और इन्होंने तो अपनी इस बुक में अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव इस सिद्धांत को इन्होंने दिया था अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन इसका आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो कौन होता है संसदात्मक संसद में? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो देखते हैं पहले जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है इसमें क्या होता है, 2 प्रकार के संप्रभु होते हैं। एक डी ज्यूरी, एक होता है डी ज्यूरी, और दूसरा होता है
दूसरा होता है डी फैक्टो। डी फैक्टो, तो ये क्या होता है? डी फैक्टो क्या होता है? वास्तविक। ये इसमें क्या होती है? वास्तविक संप्रभुता होती है, वास्तविक संप्रभुता इसमें होती है। जबकि जो डी ज्यूरी है इसमें क्या होता है? ये वैधानिक संप्रभु होता है, वैधानिक, ये वैधानिक संप्रभु होता है। तो जो हमारी यहाँ संसद है ये क्या है? ये वास्तविक है, क्योंकि ये क्या है? वास्तविक, ये वास्तविक संप्रभु है। जो हमारे यहाँ संसद है ये वास्तविक संप्रभु है। वास्तविक संप्रभुता संसद में निवास करती है क्योंकि संसद अपने बहुमत से कोई भी संशोधन कर सकती है संविधान में या कानून बना सकती है। और संसद जो है क्या कर सकती है कि महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा भी सकती है। तो ये जो है वास्तविक संप्रभु किसके पास होती है? ये होती है जो है संसद के पास। और संसद जो है डी फैक्टो, ये इसको इससे मैच कर देंगे। और दूसरा है पहला वाला जो था डी ज्यूरी। तो राष्ट्रपति हमारा वैधानिक संप्रभु है, यानी कि ये वैधानिक संप्रभु है। क्यों है? क्योंकि ये सारे कानून, विधियां और निर्णय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और नाम से ही किए जाते हैं। तो ये वैधानिक संप्रभु हो गया और ये वास्तविक संप्रभु हो गया। तो आंसर आपका निकल कर आ गया है कि वैधानिक संप्रभु पूछ रहा है यहाँ पर। तो वैधानिक संप्रभु कौन हो गया? वैधानिक संप्रभु हो गया राष्ट्रपति। और डी ज्यूरी जो है वैधानिक संप्रभुता होती है और डी फैक्टो वास्तविक संप्रभुता होती है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जो है सूचियों को सुमेलित करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो ऑप्शन ए विकासवादी समाजवाद कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी वैज्ञानिक समाजवाद सेंट साइमन, ऑप्शन सी काल्पनिक समाजवाद वर्गिस्टीन, ऑप्शन डी अराजकतावाद क्रोपोटकिन। ये आपके ऑप्शन हैं। तो देख लेते हैं। विकासवादी समाज जो है वर्गिस्टीन का है, वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स का है। इन्होंने सबसे पहले जो है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और काल्पनिक समाजवाद किसका है? काल्पनिक समाजवाद हो गया सेंट साइमन का हो गया। जबकि अराजकतावाद किसका है? क्रोपोटकिन का है, क्रोपोटकिन का है अराजकतावाद। और अगर हम इसको मैच करते हैं तो पहले का हो गया तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया कोट में से। ऑप्शन ए ये राइट आंसर है। तो एक बार इसको फिर देख लेते हैं। विकासवादी समाजवाद, इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि विकासवादी समाजवाद किसका है? वर्गिस्टीन का है। वैज्ञानिक समाजवाद सभी को पता होगा कार्ल मार्क्स का है। काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन ने दिया है। और अराजकतावाद से संबंधित है क्रोपोटकिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्रांतियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। जो क्रांतियाँ जिस मतलब काल में हुई हैं उनको ऑर्डर में यानी कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उनको आपको व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन आपके सामने है फ्रांसीसी क्रांति, बी बोल्शेविक क्रांति, सी मेंशेविक क्रांति और डी अक्टूबर क्रांति। तो देखते हैं। सबसे पहले जो है आपकी ये मेंशेविक क्रांति हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 1703 में हुई थी। तो इसको हम पहले स्थान पर रख देते हैं। उसके बाद हुई थी हमारी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? ये होती है 1789 से लेकर के 1799 तक होती है। ये 1799 तक होती है। अब तो इसको हम दूसरे में कर देते हैं। उसके बाद होती है हमारी अक्टूबर क्रांति। ये होती है 1917 में होती है अक्टूबर क्रांति। और ये शुरू कब होती है? 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को ये होती है हमारी अक्टूबर क्रांति होती है। सॉरी, वहाँ पे लिख दिया इसको मैंने। इसको यहाँ पर लिखते हैं अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति कब होती है? 25 अक्टूबर 1917 को ये अक्टूबर क्रांति होती है। और बोल्शेविक क्रांति होती है 17-18 नवंबर को। और ये भी 1917 को होती है।
ये अक्टूबर, इसमें सिर्फ महीने का ही अंतर है, 1 महीने का भी अंतर है, बल्कि 1 महीने से कम का अंतर है। जो बोल्शेविक क्रांति है हमारी, ये कब होती है? 17-18 नवंबर, 17-18 नवंबर को होती है। अक्टूबर में होती है अक्टूबर क्रांति और नवंबर में ये होती है, डेट सेम है 1917। तो जो फ्रांसीसी क्रांति है ये कब होती है? 1789 से 1799 तक होती है। और बोल्शेविक क्रांति है ये नवंबर में होती है, 17-18 नवंबर को होती है, 1917 में होती है। मेंशेविक क्रांति है ये होती है 1703 में होती है, सबसे पहले यही होती है। और अक्टूबर क्रांति कब होती है? अक्टूबर क्रांति होती है 25 अक्टूबर 1917 को होती है। तो ये आ गई तीसरे नंबर पे और ये आ गई चौथे नंबर पे। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, 1, 4, 2। ऑप्शन सी ये राइट हो जाएगा आपका। 3, 1, 4, 2, 3 फिर 1, उसके बाद 4 और ये 2, 3, 1, 4, 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रजातंत्र का 9 उदारवादी सिद्धांत है। ऑप्शन है, क्या है ये? शास्त्रीय प्रजातांत्रिक सिद्धांत की अस्वीकृति है, या शास्त्रीय प्रजातांत्रिक सिद्धांत का रूपांतरण है, या शास्त्रीय प्रजातांत्रिक सिद्धांत का विकृत रूप है, या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो जो ये है प्रजातंत्र का 9 उदारवादी सिद्धांत जो है ये क्या है? ये पुनः शास्त्रीय प्रजातंत्र की ओर वापस लौटने जैसा ही है। अर्थात राज्य सिर्फ नियामक की भूमिका निभाए, यानी कि कम से कम हस्तक्षेप करे और लोगों को बाजार के नियमों के हवाले छोड़ दे। व्यक्ति स्वयं बाजार के अनुरूप अनुकूलित होकर अपना विकास करेगा। राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ सकती है, ऐसा जो है इनका मानना है। और इसके जो है अगर हम ये हैं विचारधारा के, अगर इस विचार 9 जो प्रजातंत्र का 9 उदारवादी है इसके समर्थकों की बात करते हैं तो F.A. हेयक हैं, F.A. हेयक हैं, और दूसरे हैं रॉबर्ट नॉजिक हैं, और आयजा बर्लिन है। ये सब इसके समर्थक हैं। किसके? 9 उदारवादी, जो प्रजातंत्र का 9 उदारवादी सिद्धांत है उसके F.A. हेयक, रॉबर्ट नॉजिक, आयजा बर्लिन ये सभी इसके समर्थक हैं। तो आपका क्या है कि ये शास्त्रीय प्रजातांत्रिक सिद्धांत का रूपांतरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शास्त्रीय प्रजातांत्रिक सिद्धांत का रूपांतरण है प्रजातंत्र का 9 उदारवादी सिद्धांत। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्रता पर 4 निबंध 4 Essays on Liberty नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन आपके सामने है। हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है, स्पेंसर ने लिखी, या J.S. मिल ने लिखी है, या अर्नेस्ट बार्कर ने लिखी है, या आयजा बर्लिन ने लिखी है। किसने लिखी है? तो ये 4 Essays on Liberty ये किसने लिखा है? आयजा बर्लिन ने लिखा है। ऑप्शन डी आपका राइट है। जबकि हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं फर्स्ट प्रिंसिपल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने लिखा है, और J.S. मिल ने ऑन लिबर्टी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। J.S. मिल ने क्या लिखा है? ऑन लिबर्टी और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये इनकी 2 बुक हैं। और जो अर्नेस्ट बार्कर है ये क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स। अर्नेस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स ये इनकी है। जबकि हर्बर्ट स्पेंसर क्या लिखते हैं? फर्स्ट पीपल्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, फर्स्ट प्रिंसिपल्स
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये हो गई इनकी, हर्बर्ट स्पेंसर की हो गई, और आयशा बर्नल की ये हो गई 4 रेसेस ऑन लिबर्टी। तो हर्बर्ट स्पेंसर की कौन सी हो गई, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जेएस मिल की हो गई ऑन लिबर्टी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, इनकी ये दोनों बहुत फेमस हैं। अर्नेस्ट बार्कर की हो गई इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स, ये अर्नेस्ट बार्कर की हो गई। तो ऑप्शन आपका डी सही है। आयशा बर्लिन ने 4 रेसेस ऑन लिबर्टी या स्वतंत्रता पर 4 निबंध जो है आयशा बर्लिन द्वारा लिखा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्रता उस कार्यों को करने की अथवा उन कार्यों को करने की अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग करने के योग्य है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग करने योग्य हैं। किसने कहा है? ऑप्शन आपके सामने, सुकरात, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है कांट और चौथा है ग्रीन। तो ये जो है ऑप्शन आपका ग्रीन सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन ने ही स्वतंत्रता संबंधी अपने विचार किसमें दिए थे? लेक्चर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन लेजिस्लेशंस, इसमें इन्होंने अपने जो है ये स्वतंत्र सकारात्मक जो है कार्यों को कैसे करना है इससे स्वतंत्रता संबंधी विचार जो है इसमें दिए हैं इन्होंने। और ग्रीन ने स्वतंत्रता को सकारात्मक शक्ति माना है जो जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन साथ ही इन्होंने क्या कहा है कि आदर्शवादी मतलब एक बंधन लगा दिया है कि जो है व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए जो करने योग्य हो। ऐसा नहीं है कि वो कार्य किसी लायक नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं निकल रहा और आप वो कर रहे हैं। तो इन्होंने साथ स्वतंत्रता भी दी है और साथ में बंधन लगा दिया कि वो कार्य करने योग्य हो, यानी कि आदर्शवादी बंधन वहाँ पर लगा दिया है। तो स्पष्ट रूप से अगर हम कहें तो ग्रीन ने स्वतंत्रता को सकारात्मक बनाकर व्यक्ति और समाज को एक कर दिया है, यानी कि मिला दिया है। व्यक्ति और समाज की जो पृथकता है उसको दूर कर दिया है। तो इसीलिए इनको सकारात्मक स्वतंत्रता का जनक भी कहा जाता है ग्रीन को। और सुकरात जो थे वो प्लेटो के ये गुरु थे। प्लेटो जो थे इन्होंने क्या माना है? इन्होंने माना है कि राज जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। राज व्यक्ति का बृहद रूप है। ये इनका राज्य के बारे में विचार है। और कांट जो है ये क्या है कि जो आदर्शवादी जिसे आप नैतिक भी कह सकते हैं, नैतिक आदर्शवादी अधिकारों का सिद्धांत ये सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है? कांट महोदय। तो इन्होंने जो है ये कथन जो है ग्रीन द्वारा दिया गया है। ग्रीन द्वारा ये कथन दिया गया है किसमें? लेक्चर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन लेजिस्लेशन में दिया गया है। प्लेटो ने बोला है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है और कांट क्या है? आदर्शवादी नैतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है? तो कौन है निम्नलिखित में? ऑप्शन ए है बेंथम, बी है बोदा, सी है ऑस्टिन और डी है लास्की। तो बेंथम जैसे आप जानते हैं, बेंथम तो हो गए उपयोगितावाद। ये उपयोगितावाद के प्रतिपादक भी हैं विचारधारा के। और
ये बोधा हो गए, ये हो गए संप्रभुता, संप्रभुता से संबंधित हैं ये, और ऑस्टिन भी एकलवादी संप्रभुता से संबंधित हैं। एकलवादी संप्रभुता या अद्वैत संप्रभुता, अद्वैतवादी संप्रभुता, एकलवादी संप्रभुता इससे संबंधित हैं। और बोधा जो है सर्वप्रथम संप्रभुता का जो है प्रतिपादन बोधा ने किया था। हॉब्स ने इसको जो है और थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और ऑस्टिन ने उसको चरम सीमा पर पहुंचाने वाले ऑस्टिन थे, तो ये इन्हीं से नाम के साथ जुड़ जाता है। लास्की जो है, अब ये जो है लास्की बचते हैं, तो लास्की हैं ये बहुलवादी हैं, बहुलवादी विचारक हैं। इसके प्रमुख प्रवक्ता हैं, आप इनको बहुलवादी विचारक हैं, और बहुत ज़्यादा इसको ये समर्थन देते हैं बहुलवादी सिद्धांत को। लास्की की प्रथम पुस्तक की बात करते हैं तो इनकी मतलब प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये इनकी बुक है। और इनका क्या मत था? इनका मत था कि राज्य को अधिक शक्ति प्रदान कर देने से जनता के अधिकार जो हैं प्रतिबंधित हो जाते हैं, और राज्य जो है व्यक्ति के लिए अन्य आवश्यक संस्थाओं की तरह है, ये श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कि परिवार है और भी संस्थाएं हैं, समूह हैं, तो राज्य भी उसी तरह है। ये उनमें श्रेष्ठ आवश्यक संस्थाओं की तरह है, ये उनमें से श्रेष्ठ तो है थोड़ा से राज्य जो है, क्योंकि इसका रूप बड़ा है और इसके कार्य जो हैं ज़्यादा कार्य ये करता है, संपादित करता है, तो ये महत्वपूर्ण तो है। लेकिन जो अन्य भी जो समूह हैं, संघ हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो इनका मानना था कि सभी को जो है जितने राज्य के अंदर जो और भी संघ आते हैं, बहुलवादी यही कहते हैं कि राज्य जो है संघों का संघ है, यानी कि जो छोटे छोटे उसमें समूह हैं उनका मिलाकर के वो राज्य बनता है। तो और इसके अगर हम देखें बहुलवादी विचारक कौन कौन से हैं, तो मैकाइवर, मिटलैंड बहुलवादी विचारक देखें तो हो जाएंगे ये मैकाइवर, मिटलैंड और हो जाएंगे आपका आयशा बर्लिन, ईस्टर्न, रॉबर्ट डाहल, आयशा बर्लिन, रॉबर्ट डाहल, डेविड ईस्टन, ये सब जो हैं इसके प्रमुख जो है ये बहुलवादी हैं। और लास्की की बुक कौन सी है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है। और ऑस्टिन एकलवादी संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। बोधा ने भी संप्रभुता का विचार सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। और बेंथम उपयोगितावाद से संबंधित हैं। और मैकाइवर, मिटलैंड, आयशा बर्लिन, रॉबर्ट डाहल, डेविड ईस्टन, मैकाइवर, मिटलैंड, आयशा बर्लिन, रॉबर्ट डाहल, डेविड ईस्टन, ये सब क्या हैं? ये सब इसके समर्थक हैं, यानी कि बहुलवादी विचारक हैं। तो जो बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता इनको लास्की को माना जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सामाजिक संविदा सिद्धांत की निकृष्ट इतिहास, निकृष्ट तर्क। जो सामाजिक संविदा सिद्धांत है, निकृष्ट इतिहास, निकृष्ट तर्क और निकृष्ट जो है एक शास्त्र के रूप में इसकी आलोचना की जाती है। यहाँ पर आचार होगा, आचार शास्त्र के रूप में आलोचना की गई है। फिर से देख लेते हैं। सामाजिक संविदा सिद्धांत की निकृष्ट इतिहास, निकृष्ट तर्क और निकृष्ट आचार शास्त्र के रूप में आलोचना की गई है। किसने की है ये आलोचना? ऑप्शन ए हेनरी मैन ने, बी एच.जे. लास्की ने, सी एफ विल्सन ने, डी अर्नेस्ट बार्कर ने। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी अर्नेस्ट बार्कर। इन्होंने कहा है कि ये कौन है? एक बहुलवादी विचारक हैं। कौन है? बहुलवादी विचारक हैं ये भी। अर्नेस्ट बार्कर जो हैं बहुलवादी विचारक हैं। और इनका क्या है कि इनका मत है कि सामाजिक संविदा जो है सिद्धांत एक कल्पना मात्र है, क्योंकि जिस प्रकार के समझौते की चर्चा इसमें की गई है वो साधारण मनुष्यों की बस की बात नहीं थी।
इतिहास में और इस तरह की घटना का कोई उदाहरण इतिहास में भी नहीं मिलता है। जिन तर्कों की कसौटी पर इसे कसा गया है, जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, तो वो कसौटियाँ भी क्या है, अत्यंत कमज़ोर हैं और नैतिक दृष्टि से भी यह सिद्धांत आलोचना के योग्य है। ऐसा इनका मानना है कि कोई इतिहास में इसका प्रूफ नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से प्राकृतिक अवस्था में लोग रहते थे, तो और फिर उन्होंने सामाजिक समझौता किया, ऐसा उनकी बस की बात नहीं थी। तो ऐसा इनका मानना है अर्नेस्ट बार्कर का। ये कथन अर्नेस्ट बार्कर से संबंधित है। जबकि हेनरी मैन जो है क्या है, ये पितृसत्तात्मक जो दैवीय उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत के ये कौन है, ये संपादक हैं, प्रवर्तक हैं। और एच.जे. लास्की जो कौन है, लोक कल्याणकारी राज्य के ये भी संपादक हैं, प्रवर्तक हैं। और अर्नेस्ट बार्कर जो है ये एक बहुलवादी विचारक हैं और इनका ये कथन है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। समाजवादी राज्य बल देता है, किस पर बल देता है? राजनीतिक स्वतंत्रता पर देता है बल, या आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है, या व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर बल देता है, और या न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बल देता है। तो आपको बताना है कि समाजवादी राज्य बल किस पर देता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि क्या है, समाजवादी राज्य का मुख्य विचार क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से समानता के स्तर पर लाया जाए, ना कोई गरीब हो ना अमीर हो। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य हम देखें, आर्थिक समानता, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य एम है आर्थिक समानता। समाजवादी राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक समानता है। ये इसी पर बल देता है। ये चाहता है कि राज्य में सभी इक्वल हो, ना कोई गरीब हो ना अमीर हो, ऐसा इनका मानना है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति है? तो कौन से देश के लोग जो हैं सरकार को एक संप्रभुता को सरकार का एक अंग मानने के लिए, मतलब उनमें सामान्य प्रवृत्ति ये पाई जाती है कि वो सरकार को, संप्रभुता को सरकार का एक अंग मानते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, इंग्लैंड के लोग, या फ्रांस के चिंतक, या जर्मनी के चिंतक, या स्विट्ज़रलैंड के चिंतक, किसमें ऐसा देखने को मिलता है? तो जो प्रमुख जो फ्रांसीसी विचारक बोधा हैं, रूसो हैं, वाल्टेयर हैं, ये सब क्या हैं, संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित मानते हैं। सरकार का जो एक अंग है तो उसमें क्या है, संप्रभुता को भी निहित मानते हैं, उसी के अंदर समाहित मानते हैं। रूसो अपनी सामान्य इच्छा के तहत संप्रभुता को जनसामान्य का सुख चाहने वाली इच्छा या सत्ता में जो है निहित मानते हैं। रूसो भी मानते हैं और जितने फ्रांसीसी विचारक हैं ये सभी मानते हैं कि संप्रभुता सरकार के में निहित है। संप्रभुता जो है सरकार में निहित है, या सरकार के एक अंग के रूप में इसको मानते हैं संप्रभुता को। तो इसमें कौन कौन से हैं? बोधा, रूसो, वॉल्टेयर, ये सब क्या हैं? बोधा, रूसो, वॉल्टेयर, ये सब जो हैं कौन है, फ्रांसीसी विचारक हैं। और इनको जो है ये मानते हैं कि संप्रभुता जो है सरकार का एक अंग है, या फिर उसी में निहित मानते हैं, सरकार में ही संप्रभुता को निहित मानते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो पूछ रहा है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए जॉन लॉक, बी जॉन रॉल्स, सी जॉन ऑस्टिन, डी प्लेटो। तो जो ये हार्वर्ड के विद्वान तथा प्रख्यात न्यायशास्त्री जॉन रॉल्स हैं, ये इनकी पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इन्हीं की बुक है। और रॉल्स ने क्या है, प्लेटो की तरह इन्होंने भी न्याय को सर्वोच्च सद्गुण माना है तथा प्राथमिक वस्तुओं एवं सेवाओं के समान वितरण को जो है न्याय का प्रमुख लक्ष्य घोषित किया है जॉन रॉल्स ने।
क्या है? प्राथमिक वस्तुएं एवं सेवाएं जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, मूलभूत वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, प्राथमिक वस्तुएं और सेवाएं, ये इनका जो है समान वितरण, न्यायपूर्ण वितरण, यानी कि सभी को अच्छे से सारी चीज़ें ये उपलब्ध हों, उसका न्यायपूर्ण वितरण, इसी को इन्होंने न्याय माना है। और न्याय को ये प्लेटो की तरह ये भी सर्वोच्च सद्गुण मानते हैं, न्याय को राज्य का सर्वोच्च सद्गुण ये भी मानते हैं प्लेटो की तरह। तो और जबकि जॉन लॉक को राजनीतिक उदारवाद का जनक कहा जाता है, राजनीतिक उदारवाद का जनक कहा जाता है, इनको राजनीतिक उदारवाद का जनक कहा जाता है। और अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है, अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत भी इनको लॉक को ही कहा जाता है। इनकी बुक देख लें अगर हम, तो इनकी बुक है 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है इनकी बुक, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट जो है इनकी पुस्तक है। और ये जो बुक है ये कैसे 2 खंडों में लिखी गई है। पहले में रॉबर्ट फिल्मर के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को खंडन किया है, और दूसरे में इन्होंने क्या किया है कि जो निरंकुश राजतंत्र था, हॉब्स का निरंकुश राजतंत्र था, उसका खंडन किया है। और इसी दूसरे भाग में ही इन्होंने राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए हैं। तो इसके 2 पार्ट हैं। पहला रॉबर्ट फिल्मर के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को खंडित करता है, और दूसरा जो है ये हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र को खंडित करते हुए उसी भाग में अपने राजनीतिक विचारों को देता है। तो इस बुक के 2 पार्ट हैं। अब देखते हैं प्लेटो क्या थे? यूनानी दार्शनिक थे। और इनकी जो यूनिवर्सिटी इन्होंने स्थापित की थी उसका नाम अकादमी था। उसके गेट पर लिखा हुआ था, गणित और दर्शन का जिसको नॉलेज ना हो वो मतलब इसमें भाग ना ले, इसमें प्रवेश ना ले, इनकी अकादमी में प्रवेश ना ले। और इनकी अगर पुस्तकें देखते हैं तो रिपब्लिक और लॉज स्टेटमेंट ये सब इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और जॉन ऑस्टिन कौन थे? जॉन ऑस्टिन जो एकलवादी संप्रभुता के प्रवर्तक थे, एकलवादी संप्रभुता के प्रवर्तक थे। तो आगे देखते हैं। आपका थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है जॉन रॉल्स, या बी आंसर है ये आपका सही हो गया। थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स द्वारा दी गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष क्या है? यानी कि पूछ रहा है संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि अधिकांश जनता से आज्ञा पालन की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र का विरोधी है, संप्रभुता के वैधानिक प्रकृति की व्याख्या करता है। ऑप्शन डी है सभी शक्तियाँ एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित कर देता है। तो जो अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यही है कि सभी शक्तियाँ एक निश्चित जो है मानव श्रेष्ठ है उसमें ये निहित कर देता है। जो संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत के तहत कि सभी शक्तियाँ एक ही उसमें मानव में निहित कर देता है। और इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जॉन ऑस्टिन है। वो जो है समाज क्या कहते हैं कि समाज संप्रभु नहीं है, जिसमें वो समाज, ये इनका मानना है कि वो समाज जो है संप्रभु नहीं है, जिसमें संप्रभुता है या नहीं है, विखंडित और विभाजित है, जिसमें जो है संप्रभुता विखंडित है, विभाजित है, ऐसा समाज जो है संप्रभु, ऐसे समाज जो है संप्रभु नहीं है, यानी कि वो स्वतंत्र नहीं है। ये इनका जो है ऑस्टिन का मानना है। तो जॉन ऑस्टिन का मानना है कि वह समाज संप्रभु नहीं है जिसमें संप्रभुता विभाजित या विखंडित है। ये जो है ऑस्टिन क्या करते हैं कि संप्रभुता का वास किसी निश्चित संस्था या मानव श्रेष्ठ में करवाते हैं,
कोई एक संस्था होगी या फिर कोई एक मानव होगा जिसमें उस संप्रभुता का निवास करवाते हैं। और यही इनके सिद्धांत का मुख्य दोष भी है और यही इनका मुख्य उद्देश्य भी है कि वो किसी एक मानव श्रेष्ठ में या एक संस्था में संप्रभुता को निहित करवाना चाहते हैं और ये इनका मुख्य उद्देश्य भी है और मुख्य दोष भी है। तो आगे देखते हैं, ऑप्शन डी राइट हो गया आपका आंसर। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि, ऑप्शन है आपके सामने, उत्पादन के लागत मूल्य को कम किया जा सके, बी उत्पादन बढ़ाया जा सके, सी शोषण को रोका जा सके और डी प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग निश्चित किया जा सके। तो जो समाजवादी हैं ये क्या करते हैं, ये लाभ के, जो समाजवादी राज्य है ये लाभ के भाव से कार्य नहीं करता है। ये क्या करता है, समाज का कल्याण इनका प्रमुख लक्ष्य होता है कि समाज का कल्याण हो। और निजी संपत्ति को सामाजिक असमानता का कारण मानते हुए ये राज्य के समस्त प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करता है। और उद्देश्य इसका ये रहता है कि इन संसाधनों का समाज के हित में पूर्ण सदुपयोग करते हुए सामाजिक भेदभाव को समाप्त किया जा सके। तो जो इसका क्या उद्देश्य है कि ये जो है, जो प्राकृतिक संसाधनों का इनका संपूर्ण सदुपयोग करते हुए जो सामाजिक भेदभाव हैं उनको दूर किया जा सके, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आज हमने कर लिए अपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।